सो दोस्तों वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान कीप डिस्कवर कीप लर्न। दोस्तों आपका जो आर एस मेंस का साइंस एंड टेक का पार्ट है उसमें बहुत सारी चीज़ें हमने कवर कर ली थी। आप देखोगे तो क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डेटा, एआई, आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सारी चीज़ें दोस्तों अपने कवर अप कर चुके हैं। आज अपने दोस्तों जो कवर करने जा रहे हैं वो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है, ये भी मैं आपको सारा करवाऊंगा। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में हमने आज भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम, उपग्रह, उनकी कक्षाएं और विभिन्न प्रक्षेपण यान जो भेजे गए हैं भारत के द्वारा वो पढ़ेंगे, और सुदूर संवेदन के बारे में। तो जो स्पेस टेक्नोलॉजी है उसके बारे में अपने पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले तो ये बात आती है कि इसकी स्टार्टिंग कब हुई। वैसे तो 1960 में मानी जाती है, विक्रम साराभाई आते हैं मेन तो। अब यहाँ पे दोस्तों क्या होता है कि 1920 के दशक से इसको जुड़ा हुआ मानते हैं। एस के मित्रा कोलकाता में भू आधारित रेडियो विधियों के अनुप्रयोग द्वारा आयन मंडल की ध्वनि ज्ञात करने के लिए कई प्रयोग करते हैं। और दोस्तों जो भी उपग्रह वगैरह है ये स्थापित किस कक्षा में किए जाते हैं, तो जो एग्जोस्फेयर आती है उसमें स्थापित किए जाते हैं। बाद में सीवी रमन ये भी इसमें रिसर्च वगैरह करते हैं। लेकिन 1960 जब आता है ना, 1960 आते हैं तो मेन यहाँ से शुरुआत होगी, जब उपग्रहों का उपयोग करने वाले अनुप्रयोग संयुक्त राज्य अमेरिका में भी प्रायोगिक अवस्था में आ गए थे। अमेरिका यहाँ पे सीकॉम 3 द्वारा प्रशांत महासागर से टोक्यो ओलंपिक खेलों के लाइव प्रसारण के लिए संचार उपग्रह भेजता है कि वहाँ से सिग्नल आते थे, फिर लाइव सभी को टीवी पे सारी चीज़ें दिखेगी। अब विक्रम साराभाई क्या करते हैं, परमाणु ऊर्जा विभाग ने 1962 में साराभाई और रामनाथन के नेतृत्व में इनको एसपीआर, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन किया। तो ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि जो भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति है 1962 में इसका गठन किया जाता है। ये क्या करती है कि ऊपरी वायुमंडल अनुसंधान के लिए तिरुवनंतपुरम में थुम्बा इक्वेटेरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन TERLS की यहाँ पे स्थापना करती है। ठीक है, जो कि विक्रम साराभाई के नेतृत्व में होता है। तो जो अपने जो भी है आज इसरो है या इसकी जो भी अपने बहुत आगे तक पहुंच चुके हैं, तो इसमें विक्रम साराभाई का बहुत योगदान है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का गठन यहाँ पे दोस्तों 15 अगस्त 1969 को किया गया। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है इसरो का भी। और जिसे तत्कालीन इनकोस्पार को हटा दिया गया, तो ये इसको हटाने के बाद ही इसरो बना था। ठीक है, तो अंतरिक्ष विभाग जो होता है DOX, अंतरिक्ष आयोग की स्थापना यहाँ पे 1972 में की गई तथा 1 जून 1972 को इसरो को DOS के अधीन कर दिया गया। ये तो थी बेसिक जानकारी दोस्तों। अब इसमें अलग अलग दोस्तों उपग्रह आते हैं, उन सभी को अपने समझेंगे अच्छे से। जैसे कई छोटे उपग्रह और बहुत सारे अलग अलग प्रकार के, कोई संचार के लिए अलग होगा, टीवी के लिए अलग होगा, मोबाइल फ़ोन के लिए अलग होगा, और जो जियो आपके मैप वगैरह निकालेगा, जैसे अपने को गूगल मैप वगैरह मिलते हैं तो उसके लिए अलग होगा। तो हर चीज़ के लिए यहाँ पे अलग अलग। तो सबसे पहले अगर बात करें तो भारत का पहला उपग्रह आता है। देखो वैसे तो बहुत सारे नाम है, ये याद नहीं रहेंगे, लेकिन पहला तो ज़रूर लिखने आना है, पहला याद होना चाहिए आर्यभट्ट। भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट, जो पूरी तरह से भारत में डिज़ाइन किया गया और इसका निर्माण किया गया। अब तो भारत भी दोस्तों दूसरे देशों के उपग्रह भेजता है। अभी लास्ट 2-3 साल पहले ही शायद तक 104 एक उपग्रह भेजे थे, जिसमें अमेरिका के भी थे। तो 1975 में लॉन्च हुआ C1 इंटरकोस्मोन, ये प्रक्षेपण यान है इसके द्वारा। तो पहला तो आपको याद रखना ही रखना है, आगे बहुत सारे हैं, इतने अपने को याद नहीं रहेंगे। ठीक है, तो इसके बाद दोस्तों जो सेब आ जाता है, पहला स्वदेशी प्रायोगिक संचार उपग्रह जो GTO में प्रक्षेपित किया गया। इसके अलावा बहुत सारे हैं, यहाँ पे दे रखे हैं नाम सभी के, इतने आपको नहीं याद करने। फिर बात करते हैं दोस्तों संचार उपग्रह की। सबसे पहले अपने संचार उपग्रह मानव निर्मित उपग्रह जो कि पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों के बीच एक लिंक प्रदान करता है। ठीक है, वैश्विक संचार प्रणाली के लिए भी महत्वपूर्ण घटक है। जैसे आप यहाँ से इंडिया में कुछ चल रहा है और उस चीज़ का दूसरे देशों में पता लग रहा है, तो अधिकांश संचार उपग्रहों में सौर सेल, बैटरी, एंटीना, ट्रांसपोर्टर, ये सारे यहाँ पे देख रखे हैं। सोलर सेल होता है, ठीक है, तो ट्रांसपोर्टर हो गया, बैटरी हो गई, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लगी होती है संचार उपग्रह की। अब यहाँ पे दोस्तों इसको है ना अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया गया। इसरो ने विभिन्न संचार उपग्रह प्रक्षेपित किए, जिनमें इनसेट और जीसेट उपग्रह महत्वपूर्ण है। अब इसके टाइप आ जाते हैं ये,
भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह इनसेट प्रणाली, ये क्या है कि इसकी एक प्रणाली है। अब भूस्थिर कक्षा में 9 परिचालन संचार उपग्रह में इनसेट प्रणाली एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे बड़ी घरेलू संचार प्रणालियों में से एक है, अगर अपने बात करें इनसेट। और अनुप्रयोग सी, विस्तारित सी, केयू बैंड 200 से अधिक ट्रांसपोर्टरों के साथ इनसेट प्रणाली दूर टेलीविजन प्रसारण, उपग्रह समाचार एकत्रीकरण, सामाजिक अनुप्रयोग जैसे मौसम का पूर्वानुमान लगाना हो, आपदा की चेतावनी देनी हो, इनके लिए समर्थन करती है इनसेट। फिर अपने जी सेट की बात करते हैं। 2000 दशक में इसरो ने इनसेट प्रणाली की क्षमता को बढ़ाने और ब्रॉडबैंड इंटरनेट और मोबाइल टेलीफोन जैसी नई दूर संचार सेवाएं प्रदान करने के लिए इस जी सेट प्रणाली को विकसित किया। तो इन्हें इनसेट उपग्रह बहुउद्देशीय उपग्रह हैं, वहीं दूसरी ओर जी सेट उपग्रह मुख्य रूप से दूर संचार सेवाओं के लिए समर्पित हैं। तो ये ध्यान रखना। तो जो इनसेट है ये क्या है, बहुउद्देशीय, एक से अधिक उद्देश्य इसमें पूरे हो रहे हैं अपने। जबकि जो जी सेट होगा ना, वो क्या करेगा, सिर्फ आपको दूर संचार सेवाएं जो आपकी मोबाइल नेटवर्किंग, नेट वगैरह, इनको ही प्रदान करेगा। अब इनसेट और जी सेट दोनों उपग्रह भू समकालिक कक्षा में स्थापित हैं। तो ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। कक्षाएं आपकी दी गई है तो कि कौन सी कक्षा में, भू समकालिक कक्षा में स्थापित किए जाते हैं। फिर बात कर लेते हैं दोस्तों उपग्रह की। तो संचार, प्रसारण और मौसम विज्ञान के लिए इनसेट श्रृंखला का पहला सफल उपग्रह ये वाला है। कौन सा, भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली इनसेट 1B। इनसेट 1 आराम से याद रख सकते हो, पहला है तो 1 और B है बस बाद में। 1983 में स्थापित किया गया डेल्टा प्रक्षेपण यान से। तो पहला पहला याद रख लेना बस, इतने सारे नहीं याद रहेंगे, मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो अपने को पहला पहला याद रखना है। फिर ये इसरो द्वारा निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह जो इसरो द्वारा निर्मित था वो इनसेट 2A आता है 1992 में। एरियन 44LH-10, ठीक है, ये प्रक्षेपण यान है इसका। फिर GST-1 आ जाता है 2001 में और फिर कल्पना 1 आ जाता है 2002 में। तो ये याद रख सकते हो, मौसम संबंधी उपग्रहों की श्रृंखला में पहला विशिष्ट मौसम संबंधी। तो कल्पना 1 PSLV-C4 से प्रक्षेपित किया गया, PSLV-C4 या कल्पना 1। तो कल्पना 1 को याद रख सकते हो आप। और ये कौन से हैं, संचार उपग्रह बता रहा हूँ मैं आपको। संचार में मैंने आपको 2 चीज़ें बताई थी, एक इनसेट बताई था और एक जी सेट बताया था, ठीक है। फिर एक एडू सेट आ जाता है। तो स्कूल स्तर से लेकर उच्च माध्यमिक दूरस्थ शिक्षा के लिए पहला समर्पित उपग्रह, तो शिक्षा के लिए एडू सेट आ जाएगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। एडू सेट 2004 में प्रक्षेपित किया गया GSLV-F01 से, ठीक है। फिर हैमसेट आ जाता है, उपग्रह आधारित शोक या रेडियो सेवाएं प्रदान करने के लिए। फिर GSAT-8 2011 में स्थापित किया गया, संचार व नेविगेशन इनसेट प्रणाली में शामिल किया गया। फिर टेली शिक्षा, टेली मेडिसन, संचार सेवाओं के लिए यहाँ पे GSAT-10, फिर GSAT-19 आ जाएगा आपका। इसके बाद अगर बात करें तो दोस्तों और आगे 2020 अभी भी भेजता ही रहता है, तो लेटेस्ट वाले भी आप देख सकते हो। तो ये होता है CMS-01 2020 में भेजा गया, आवर्ती स्पेक्ट्रम के लिए विस्तारित सी बैंड में संचार सेवाओं के लिए। और इसरो द्वारा निर्मित सबसे भारी उपग्रह आपका GSAT-11 है, ठीक है, जो एरियन 5 या VA-246 उपग्रह से भेजा गया 2018 में। भारतीय मुख्य भूमि और द्वीपों पर मल्टी स्पॉट बीम एंटीना कवरेज वाला संचार उपग्रह। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो फर्स्ट और लास्ट वाला याद रखना, इसके बाद जो 22-23 में भेजे गए हैं वो भी आप ज़रूर देख लेना। फिर बात करते हैं दोस्तों अपने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह की। वे उपग्रह हैं जो अंतरिक्ष से पृथ्वी की विभिन्न घटनाओं का अवलोकन करते हैं। क्या, अंतरिक्ष से पृथ्वी पर जो भी घटनाएं हो रही है, कुछ भी यहाँ पे घटित हो रहा है तो उसका अवलोकन करेंगे। 1988 में IRS-1A के बाद अनेक परिचालन संदूर संवेदन उपग्रहों को प्रक्षेपित किया। तो इन्हें संदूर संवेदन उपग्रह बोलते हैं। सबसे बड़े समूह में से एक का संचालन करता है। तो जो कि अनुप्रयोग कहाँ है, तो पृथ्वी, या आपसे पूछ ले सुदूर संवेदन का उपयोग कहाँ पे आएगा या अनुप्रयोग है,
तो एक तो एग्रीकल्चर में, जल संसाधन में, अब आपने देखा होगा कि आजकल तो उसके द्वारा पूरी इसकी जियो मैपिंग भी की जा रही है कि इसकी ज़मीन कितनी है। शहरी नियोजन, ग्रामीण विकास, खनिज प्रोवेक्षण, पर्यावरण, वानिकी, समुद्री और संसाधन आपदा प्रबंधन में भी इनका उपयोग किया जा रहा है। अब सबसे पहले इसमें अगर बात करें तो 1979 में भास्कर आता है, ठीक है, जो C1 इंटरकॉस्मोस से प्रक्षेपण यान से भेजा गया पृथ्वी अवलोकन के लिए भारत का पहला प्रायोगिक सुदूर संवेदन उपग्रह। तो पहला प्रायोगिक सुदूर संवेदन भास्कर हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। और फिर आ जाता है रोहिणी RS-D1, पृथ्वी की निचली कक्षा में प्रक्षेपित किया गया और आंशिक रूप से सफल रहा है, ये पूर्ण रूप से सफल नहीं रहा। इसके बाद और सारे आ जाते हैं, इतने नहीं याद रहेंगे, मिक्स हो जाएंगे। तो भास्कर पहला याद रख लेना, किसके लिए, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह या सुदूर संवेदन में। फिर द टेक्नोलॉजी आ जाता है, ठीक है, दृष्टिकोण और कक्षा नियंत्रण की प्रणाली जैसी प्रौद्योगिक प्रदर्शन और सत्यापन करने के लिए। और फिर आता है आपका कार्टोसैट 1। कार्टोसैट 1 ये क्या करेगा, पहला IRS उपग्रह जो कक्षा में स्टीरियो चित्र उपलब्ध कराने में सक्षम है, ठीक है। तो ये कार्टोसैट है जो स्टीरियो चित्र उपलब्ध कराएगा। रडार इमेजिंग उपग्रह सभी मौसम की स्थिति में पृथ्वी के चित्र लेने में सक्षम है, तो RISAT-2 है ये रडार इमेजिंग। फिर मेगाट्रॉपिक्स आ जाएगा। फिर बात करें दोस्तों RISAT-1, फिर सरल आ जाता है, समुद्र विज्ञान का अध्ययन करने के लिए। कौन सा, सरल, समुद्र विज्ञान का अध्ययन करने के लिए एक संयुक्त भारत फ्रांस उपग्रह मिशन है ये, ठीक है। कृषि वानिकी आपदा प्रबंधन के लिए यहाँ पे US-1 आ जाता है अभी 2020 में। तो 104 कृषि जैसी क्षेत्रों में सभी मौसम स्थिति के तहत उच्च गुणवत्ता वाली छवियों के लिए डिज़ाइन किया गया रडार इमेजिंग उपग्रह, वो कौन सा है, US-4 है, ये लेटेस्ट वाला है। इसके बाद 23-24 वाले यहाँ पर डाटा जरूर PSLV C-52 से भेजा गया। ये भी आपके बहुत सारे जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें पूछा गया है, जहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। फिर बात करते हैं दोस्तों अपने किसकी, नेविगेशन उपग्रह। सैटेलाइट नेविगेशन सेवा एक नई सैटेलाइट आधारित प्रणाली है जिसके वाणिज्यिक और रणनीतिक उपयोग है। नेविगेशन की बात करें तो भारत की क्षेत्रीय नेविगेशन क्षमताओं को स्थापित करने और बढ़ाने के लिए नेविगेशन उपग्रहों में से एक श्रृंखला विकसित और लॉन्च की है, ठीक है। तो उसमें कौन सी आती है, GPS सहायता प्राप्त जियो संवर्धित नेविगेशन, ठीक है, जिसे अपने गगन बोलते हैं। यह एक उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली है SBAS, जिसे इसरो और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया। किसको, SBAS को। नागरिक विमानन अनुप्रयोगों के लिए सटीक उपग्रह आधारित नेविगेशन सेवाएं प्रदान करना तथा भारतीय हवाई क्षेत्र में हवाई यातायात प्रबंधन में सुधार करना इसका काम आता है। नेविगेशन प्रॉपरली देगा। देखो जब भी अपने जो प्लेन वगैरह गुजरते हैं दूसरे देशों से, तो उनको पूरी उनको एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए होती है और उनके भी पाथ्स होते हैं। ऐसे नहीं कि कहीं भी हवा में आप जहाज घुमाते रहोगे, उसकी भी एक पाथ होती है, उसी पे वर्क करेगा वो। यह प्रणाली अन्य अंतर्राष्ट्रीय SBS प्रणालियों के साथ संगत होगी तथा क्षेत्रीय सीमाओं के पार निर्बाध नेविगेशन की सुविधा प्रदान करेगी। देखो दोस्तों, इंटरनेशनल भी इसको क्या होना पड़ेगा, फ्रेंडली होना पड़ेगा, क्या, क्योंकि उनसे रिलेटेड ही होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ के विमान भी यहाँ पे आएंगे, यहाँ के वहाँ जाएंगे। GSAT-8, GSAT-10, गगन सिग्नल इन स्पेस, ये सारे यहाँ तक पहुँच प्रदान करते हैं इसमें। तो ये इसकी थोड़ी सी यहाँ पे प्रक्रिया आ जाती है कि किस प्रकार से ये विमान को लोकेशन दे रहा है। आप देख सकते हो GSAT-8 और GSAT-10 दोनों, GSAT-8 है, ये GSAT-10 है। फिर बात करते हैं दोस्तों अपने भारतीय क्षेत्र नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जिसको अपने NAVLC बोल देते हैं, ठीक है। अब इसकी दोस्तों रेंज की बात करें तो कवर्स इंडिया का लगभग 1500 किलोमीटर बियॉन्ड इट्स बॉर्डर, पूरा बॉर्डर एरिया भी कंप्लीट करता है। इसको डिटेल से जाने तो यह इसरो द्वारा विकसित एक स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली है। NAV जो LC है को पहले भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सिस्टम IRNS के नाम से जाना जाता था। तो ये लेटेस्ट वाली है। इसका उद्देश्य भारत और इसकी सीमा से 1500 किलोमीटर तक के क्षेत्रों में सटीक स्थिति और नेविगेशन संबंधी सेवाएं प्रदान करना। बॉर्डर पे कोई गलत एक्टिविटी नहीं हो रही। यह सभी उपयोगकर्ताओं के लिए मानक पोजीशनिंग सेवा,
ठीक है, जिसे अपन बोलते हैं SPS, और अधिकृत उपयोगकर्ताओं के लिए प्रतिबंधित सेवा RS प्रदान करता है। क्या? SPS और RS, SPS और RS प्रदान करता है। एक तो सही एग्जैक्ट पोजीशन देगा आपको, और अधिकृत उपयोगकर्ताओं के लिए प्रतिबंधित सेवा। फिर छोटे उपग्रह, इस लघु उपग्रह परियोजना का उद्देश्य अल्प समय में पृथ्वी की इमेजिंग और विज्ञान मिशन के लिए एकल पेलोड हेतु एक मंच उपलब्ध कराना, तो ये छोटे उपग्रह में काम आएगा। विभिन्न पेलोड के लिए बहुमुखी प्लेटफॉर्म बनाने के लिए दो प्रकार के दोस्तों बसों, भारतीय मिनी सैटेलाइट 1 जिसमें अपने IMS-1 आ जाएगा एक तो, और भारतीय मिनी सैटेलाइट 2 IMS-2 का कॉन्फ़िगर और विकसित किया गया है। तो छोटे उपग्रहों के तक दो को किया गया है, किसको? एक तो IMS-1 और IMS-2। अब इनकी पेलोड क्षमता की बात करें तो 30 kg और लगभग 100, बहुत कम यहाँ पे है। तो नाम से स्पष्ट है, छोटे उपग्रह हैं दोनों के दोनों। अब इसकी बात करें तो पहला आ जाता है यूथसैट, जो कि छात्र भागीदारी के साथ संयुक्त भारत रूस उपग्रह का मिशन है। इसका लक्ष्य सौर परिवर्तनशीलता, तापमंडल तथा आयन मंडल में परिवर्तन के बीच संबंधों का अध्ययन करना है। ठीक है, तो PSLV-C16 के द्वारा, ये PSLV-C16 के द्वारा इसको प्रक्षेपित किया गया, PSLV-C16। और जो फिर माइक्रोसैट आता है, यूथसैट और माइक्रोसैट, ये दोनों क्या हो जाते हैं? छोटे उपग्रह हो जाते हैं। ये PSLV-C40 की द्वारा प्रक्षेपित किया गया। ये भी आपका क्या है? प्रौद्योगिकी प्रदर्शन उपग्रह है, टेक्नोलॉजी। फिर इसरो के अंतरिक्ष अन्वेषण आ जाते हैं दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा। बहुत सारे इसरो ने काम किए हैं, जिनसे कि खगोल विज्ञान, खगोल भौतिकी, खगोलीय पिंड और अंतरिक्ष के बारे में भी अपने को क्या मिल सके? जानकारी मिल सके। जैसे कि अपने चंद्रयान पे गए हैं, मंगल मिशन पे भेजा गया है, तो ये सारी चीज़ें दोस्तों अपने को देखनी है। सबसे पहले इसमें आता है नाम एस्ट्रोसैट का। ये इसरो का पहला समर्पित खगोल विज्ञान मिशन है। तो पहला खगोल विज्ञान मिशन अगर आपसे पूछे तो एस्ट्रोसैट का नाम आपको याद रखना है, यही नाम लिख के आना है। इसका उद्देश्य एक ही समय में एक्सरे, ऑप्टिकल और UV स्पेक्ट्रल बैंड में खगोलीय स्रोतों का अध्ययन करना था। ये एक ही उपग्रह का उपयोग करके कई तरंग दैर्ध्य पर कई खगोलीय पिंडों का एक साथ अवलोकन करने में सक्षम बनाता है। और 2015 में दोस्तों इसको PSLV-C30 द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया इसको। तो एस्ट्रोसैट के बारे में डायरेक्ट अगर आपसे पूछे तो आप लिख सकते हो कि इसरो का पहला समर्पित खगोल विज्ञान मिशन है। फिर बात करते हैं दोस्तों मंगल ऑर्बिटर मिशन, मंगलयान 2013 में जो भेजा गया था। मंगल ग्रह पर पहला अंतर्ग्रहीय मिशन था। इसका मिशन मंगल ग्रह की सतह की विशेषताओं की जानकारी करना, उसकी वायुमंडल की जांच करना। तो मंगल ग्रह पे गया है तो वहाँ पे जो जीवन है या नहीं है उस सारी चीज़ों को जांचेगा। तो PSLV-C25 के द्वारा भेजा गया, PSLV-C25 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया इसको, जिससे इसरो के मंगल की कक्षा में अंतरिक्ष यान को सफल करने वाली चौथी अंतरिक्ष एजेंसी बन गई। ठीक है, इसकी एक विशेषता यह है कि इसने पहली बार मंगल ग्रह के चंद्रमा डेमोस के दूरवर्ती भाग का अवलोकन किया। तो इसने डेमोस का अवलोकन किया जो कि मंगल ग्रह का चंद्रमा है, जैसे अपने चांद है वैसे ही वहाँ का उसका डेमोस है। फिर बात करते हैं, मतलब उसको उपग्रह ही बोलते हैं, जो अपने भेज रहे हैं वो कृत्रिम है। अब चंद्रमा पृथ्वी का क्या है? प्राकृतिक उपग्रह है। फिर आता है द्रयान-1। यह इसरो का पहला चंद्र अन्वेषण मिशन था जिसमें एक ऑर्बिटर शामिल था। PSLV-C11 के द्वारा अक्टूबर 2008 में भेजा गया था। इसका उद्देश्य चंद्रमा की सतह, खनिज संरचना के बारे में जाना, पानी के अणुओं की महत्वपूर्ण खोज। तो ये चंद्रयान-1 है। ठीक है, इसमें अंदर चला गया, ये चंद्रयान-1 है। सबसे पहले ये फेल हो गया था, चंद्रयान-1 जो भेजा गया था आपका कहाँ पे? 2008 में। फिर चंद्रयान-2 आता है 2019 में। इसरो का दूसरा चंद्र अन्वेषण मिशन था जिसमें एक ऑर्बिटर विक्रम नामक एक और प्रज्ञान नामक एक रोवर शामिल था। तो विक्रम तो लैंडर था, प्रज्ञान रोवर था। तो डायरेक्ट आपसे चंद्रमा 2 मिशन के बारे में भी पूछ सकता है, 3 के बारे में भी पूछ सकता है। 2019 में भेजा गया GSLV-MK11 के द्वारा। किसके द्वारा? GSLV-MK11 के द्वारा चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव, मतलब
अब देखो दक्षिण ध्रुव से एंट्री करवानी बहुत मुश्किल है, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पे उतरना बहुत मुश्किल है। तो मेन उद्देश्य इसका था कि दक्षिण ध्रुव पे उतरे। सॉफ्ट लैंडिंग की घूमना भी शामिल था। लैंडर का चंद्रमा सॉफ्ट लैंडिंग करने का प्रयास यहाँ पे सफल नहीं रहा, लेकिन जो ऑर्बिटर में घूम रहा था वो उसको पूरा डेटा यहाँ पे प्रदान करवा रहा था। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है अच्छे से। तो फिर चंद्रमा चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया दोस्तों 2023 में, सभी को पता होगा, लेटेस्ट बात है ये तो 2023 की। चंद्रयान 2 का अनुवर्ती मिशन है जिसमें एक प्रणोदन मॉड्यूल, विक्रम नामक एक लैंडर और प्रज्ञान नामक एक रोवर शामिल है। अब इसको दोस्तों LVM-3 से भेजा गया, ठीक है, LVM-3, और इसने बढ़िया तरीके से लैंडिंग की। इसके साथ ही दोस्तों चंद्रमा की सतह से दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाली पहली अंतरिक्ष एजेंसी बन गई इसरो, ठीक है, और पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह पर कहीं भी ऐसे करने वाली चौथी एजेंसी बन गई। मतलब दक्षिण ध्रुव पे तो इंडिया यहाँ पे फर्स्ट टाइम एंट्री की थी, किसी ने यहाँ पे एंट्री नहीं की, लैंडिंग नहीं की। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं आदित्य L1 एक भेजा गया 2023 में। ये क्या करेगा, सूर्य की जो सूर्य के अध्ययन करने के लिए, इसको अभी ऐसा नहीं कि सूर्य के ऊपर जाएगा, ये एक कक्षा है वहाँ पे स्थापित किया जाएगा। इसरो का पहला समर्पित सौर मिशन है जो सूर्य के वायुमंडल और कोरोना का, जो सूर्य का कोरोना पार्ट होता है उसका अध्ययन करेगा। सितंबर 2023 को PSLV C57 से भेजा गया। तो ये जरूर याद रखने हैं इनके विमानों के नाम, ये लिख के आओगे तो आपको बढ़िया मार्क्स मिलेंगे। सूर्य का निरंतर निर्वाह करने के लिए लैग्रेंजियन बिंदु पर ये खड़ा रहेगा और वहाँ से कोरोना का अध्ययन करेगा, ठीक है। तो ये सारे क्या है, इसके मिशन आ जाते हैं इसरो के। तो अंतरिक्ष के बारे में बस इतना ही था जो आपका टॉपिक है। मेन इसमें फर्स्ट वाले याद रख लेना, बाकी थोड़ा सा आप अपने को क्या चीज़ें याद रखनी है, इसकी प्रणाली जैसे संचार उपग्रह में कौन सी है, इनसेट और जीसैट है, इसके बारे में। और इसके अलावा दोस्तों पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कौन कौन से होते हैं, या उसे सुदूर संवेदन उपग्रह बोलते हैं अपने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को, इसमें पहला कौन सा था ये लिख के आ सकते हो। नेविगेशन का लिख के आ सकते हो, क्या काम आता है। तो इनका बस पॉइंट्स याद रखने हैं एक एक आपको। बाकी याद रखने वाली चीज़ कौन सी है कि पहला कौन सा था, स्टार्ट कहाँ से हुई, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अगर आपको दोस्तों हमारे द्वारा पढ़ाया गया कंटेंट अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।